बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक उड़ाइच। अमरीकी इंतखाबात 5 नवंबर 2024 को होने जा रहे हैं और सुपर पावर अमेरिका जिसके इंतखाबात के ऊपर पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया की नज़र होती है और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ये मामला चल रहे हैं कि अमरीकी इंतखाबात से बानी PTI की कोई रिहाई जुड़ी है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। ये अमरीकी इंतखाबात में कुछ हंगामा खेज़ी भी नज़र आई है, ट्रंप पर कातलाना हमला भी हुआ है, जो सदारती उम्मीदवार हैं वो भी दौड़ से बाहर होने जा रहे हैं जो डेमोक्रेटिक हैं। अमरीकी जो इंतखाबात हैं इस पे डेमोक्रेट्स क्या सोच रहे हैं वो भी आपके सामने रखते हैं कि उनके ख्यालात क्या हैं। 5 नवंबर 2024 को अमेरिका में सदारती इंतखाबात हो रहे हैं। अमेरिका में अचानक एक फैसला सामने आता है और लोग तशवीश का शिकार हो जाते हैं। 81 साल सदर जो बाइडन अपने ओहदे से पीछे हटते नजर आते हैं और फिर उन्होंने बाकायदा डेमोक्रेट पार्टी की नायब सदर कैमला हैरिस को मुकाबले के लिए ला खड़ा किया। इससे पहले 81 साल जो बाइडन और 78 साल डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के मद्दे मुकाबल थे। सदर जो बाइडन दूसरी मुद्दत के लिए इंतखाबात न लड़ने वाले पहले अमरीकी सदर नहीं। इससे पहले और भी सदूर हैं जिन्होंने दूसरी मुद्दत के लिए इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, जिनमें जेम्स केपॉलिक, जेम्स बैकनन, रुदरफोर्ड बी, कैल्विन कॉलेज, हैरियट स्ट्रॉमैन, लेंडनी जॉनसन शामिल हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे जब साबिक सदर ट्रंप की इंतखाबी रैली में फायरिंग हुई और ताक कर ऐसा निशाना लगाया जो खता हो गया और कान ही गोली ज़दा हुआ, वो भी शायद एक शानदार फिल्म के सीन की मानिंद था। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप से कबल भी कई अमरीकी सदूर और सियासी रहनुमा तशद्दुद या कातिलाना हमलों का निशाना बन चुके हैं, जिनमें अमरीका के 4 सदूर कातिलाना हमलों में मारे गए और कई दीगर सदूर हमलों में जख्मी हुए या खुशकिस्मती से महफूज रहे, जिनमें इब्राहिम लिंकन वो पहले अमरीकी सदर थे जो कातिलाना हमले का निशाना बने। जेम्स गारफील्ड कातिलाना हमले का निशाना बनने वाले दूसरे अमरीकी सदर थे। सदर विलियम मैकनली, जॉन F कैनेडी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, हैरियट स्ट्रॉमैन, जैरल्ड फोर्ड, रोनाल्ड रेगन, जॉर्ज W बुश, रॉबर्ट F कैनेडी, साबिक अमरीकी सदर जॉन F कैनेडी के भाई, इनके भाई जॉन F कैनेडी भी कातिलाना हमले में मारे गए थे। जॉर्ज C वॉल्स वो रहनुमा हैं जो हमलों का शिकार हुए। तो ये सारी सूरत हाल पे आज हमारे जो मेहमान हैं वो साजिद तारड़ साहब हैं। अब साबिक अमरीकी सदर ट्रंप साहब के मशीर भी रहे और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, किस करवट बैठेगा ये ऊँट और अमरीकी इंतखाबात में क्या हंगामा खेज़ तब्दीलियाँ आई हैं। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। My pleasure. Thank you so much. ये बताइए कि क्या ये सूरत हाल है, आप RNC में भी गए, मुलाकात भी हुई, ख़ास तौर पे ये जो कातलाना हमला हुआ उसके बाद क्या उनके जज्बात हैं, क्या मामलात हैं? देखिए ये मेरा तीसरा रिपब्लिकन कन्वेंशन था जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। इस दफा बिलखसूस जो चीज देखी है जो आप बता रहे हैं, जो कातलाना हमला है, उसके बाद जो मैंने नोट किया है कि रिपब्लिकन पार्टी इज मोर यूनाइटेड देन बिफोर। इसमें बल्कि आपने देखा होगा निकी हेली जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करती थी डोनाल्ड ट्रंप साहब को, उन्होंने भी आके इंडोर्स किया। उसके बाद ज्यादातर जो प्रेसिडेंशियल अपोनेंट थे डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ जो इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते थे वो सारे इकट्ठे हुए स्टेज पे आए और इट वाज मोस्टली अ यूनिटी कन्वेंशन। और फिर उसके बाद हमने जो यहाँ पे एक टर्म यूज की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप 2.0 के दूसरी दफा सेकंड टर्म कैसी होगी, और सारी दुनिया ने नोट किया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इज अ चेंज्ड पर्सन। जितने क्राइसिस से वो गुजर रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, बल्कि मुझे एक दफा इत्तेफाक आज से 2 महीने पहले हुआ कि मैंने एक हफ्ता उनके साथ मुसलसल ट्रैवल किया प्राइमरी से पहले। तो उसमें मैंने जो देखा है कि ही हैज बिकम मोर मैच्योर और अकॉर्डिंग उनके अपने अल्फाज हैं कि नाउ ही अंडरस्टैंड हाउ टू रन वॉशिंगटन DC बेटर। जिस तरीके से क्योंकि उनके पास पहले कोई भी सियासी ओहदा या कोई भी पॉलिटिकल ओहदा नहीं था सदर बनने से पहले पिछली दफा। तो देखा गया है इस दफा उन्होंने स्पीच में यूनिटी की अपील करते रहे बार बार वो पूरी कौम से। बिलखसूस उन्होंने कहा कि वो आधे अमेरिका को लीड नहीं करना चाहते, वो पूरे अमेरिका को लीड करना चाहते हैं। तो और दूसरा उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो पहले से भी बढ़ चुका है, आसमान को छू रहा है। बल्कि यहाँ ये कहना भी मैं समझता हूँ मुबालगा राय नहीं होगी कि उनके ऊपर कातलाना हमला भी इसी वजह से हुआ है कि उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ पहले ही काफी ज्यादा था, अब मजीद बढ़ गया है। तो अभी उन्होंने कोई जो ये RNC में बड़ा तवील तरीन खिताब किया 90 मिनट का, मैं समझता हूँ कि हिस्टोरिकली 90 मिनट से बहुत टाइम होता है, तो उन्होंने उस पर खिताब किया है।
उन्होंने उनके कातलाना हमले के अंदर जो एक फायर फाइटर बफलो जो सिटी है, यहाँ बफलो सिटी का जो फायर फाइटर मारा गया था अपनी फैमिली को बचाते हुए, उसके यूनिफॉर्म को उन्होंने ऑनर किया है। उसके बाद मैं समझता हूँ कि वाज अ वंडरफुल स्पीच। सारी रिपब्लिकन पार्टी आज जो है वो पम्प्ड अप है, पुरजोश है। और आप जो एक खास बात बताना चाहूंगा मैं आपको, बड़ा ऐसा भी जो मैंने इस पे सीखा है, एक तो यूरोपियन यूनियन से, यूरोप से 20 से ज्यादा नुमाइंदों ने आके इस कन्वेंशन में हिस्सा लिया। अच्छा। बल्कि यहां तक हो चुका है कि कल यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने भी उनसे टेलीफोनिक राब्ता किया है। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है कि भारतीय एम्बेसडर अपने स्टाफ को साथ लेकर वहां पे मुलाकातें कर रही थी। दुख के साथ मैं कहूंगा, बल्कि मुझे अफसोस है इस बात का कि मैंने वहां पे कोई दूसरा पाकिस्तानी नहीं देखा इस रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में। ये बहुत ये सवाल मेरे ज़हन में भी था कि ये इतना बड़ा इवेंट होता है डीएनसी आरएनसी, तो आपको आरएनसी में कोई पाकिस्तानी नजर नहीं आया? नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल। मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं देखूं और पाकिस्तानी आए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, पाकिस्तानी डायस्पोरा को रिप्रेजेंट करे। और दूसरा अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तानी एम्बेसी ने भी नहीं कोशिश की कि अपने किसी नुमाइंदे को वहां भेजा जाए ताकि वो अपनी पब्लिक रिलेशनिंग देखे कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करे अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब दोबारा पावर में आते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि हमारे इंटरेस्ट क्या है, हमारा मुस्तकबिल क्या है। ये एक मेरे लिए एक लम्हा फिक्रिया था कि मैं आई डिड नॉट कम अक्रॉस अ सिंगल अदर पाकिस्तानी इंडिविजुअल। अभी सारी जो बाइडेन साहब उनकी कोविड की भी इतला आई, चीजें आई, तो वहां पे एक्चुअली चल क्या रहा है, एक्चुअल क्या चल रहा है सियासत में वहां पे? बड़ा सब अमेरिका के अंदर सियासत पिछले 12 साल से बराक ओबामा इस गवर्नमेंट को चला रहे हैं, अमेरिका को चला रहे हैं, बल्कि दुनिया को चला रहे हैं। वो मैं अर्ज करना चाहूंगा, पहले 8 साल उन्होंने खुद हुकूमत की जिसमें वाइस प्रेसिडेंट साहब जो बाइडेन थे, और उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं कि आपने उनके पिछले 4 साल की परफॉर्मेंस देखी होगी। कभी वो जहाज की सीढ़ियों से गिरते हैं, कभी स्टेज पे जाना लेफ्ट होता है, जाते राइट हैं, तो उनको डिमेंशिया का इशू है। अब इसको व्हाइट हाउस की लॉग बुक से ये साबित हो चुका है कि हर महीने न्यूरोलॉजिस्ट आके वहां पे उनको डिमेंशिया की दवाइयां दे रहे हैं। तो दर हकीकत, और दूसरी इसको सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये है कि अगर आप आज अमेरिकन कैबिनेट को स्टडी करें तो उसका हर वजीर जो है वो बराक ओबामा के साथ उसका राब्ता, उसका टोनी बिल्कुल को देख लें तो वो पहले एडवाइजर रह चुके हैं। तो सारी कैबिनेट जो है हैंड पिक्ड है बराक ओबामा की तरफ से। तो इस वक्त 12 साल जब आप एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में अपनी मर्जी की भर्तियां करते हैं, आप पेंटागन को ऑपरेट करते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट को ऑपरेट करते हैं, तो आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। आज अमेरिका के अंदर अब ओबामा साहब हुकूमत कर रहे हैं, सारी पॉलिसियां उनकी हैं, फॉरेन पॉलिसी भी उन्हीं की है। तो इस वजह से आज अगर देखा जाए तो बैलेट के ऊपर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है और दूसरी तरफ फ्रीडम है, फ्यूचर ऑफ अमेरिका है, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये एक हकीकत है, मानना कितना पड़ेगा। अमेरिका जैसे मुल्क में भी ऐसा मुमकिन है कि जनाब जो ओबामा है वो सारी चला रहे हैं, जो बाइडेन की हुकूमत तो नहीं आपको फिर नजर आ रही है, आप कह रहे हैं वो तो इस काबिल नहीं है? देखिए, मैं इसका एक और सपोर्टिंग आर्गुमेंट दूंगा। व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन खुद कह चुकी हैं कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो कुछ बात करने की सलाहियत रखते हैं, उसके बाद उनकी हालत ये नहीं होती वो किसी से बात कर सके। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया था कि अगर दुनिया या अमेरिका में कोई इमरजेंसी हो जाती है 5 बजे तो वो कौन सॉल्व करता है। ये इस वक्त अमेरिका के अंदर क्वेश्चन मुसलसल ज़बाने ज़दे आम पर है इस वक्त कि अमेरिका को कौन चला रहा है। कुछ लोग समझते हैं जिल बाइडेन चला रही है, कुछ लोग समझते हैं हंटर बाइडेन उनका लड़का चला रहा है, कुछ लोग कहते हैं एक उनकी एड है, उनका एक मुलाजम है, वो सारे सिलसिले कर रहा है। लेकिन दर हकीकत अगर देखा जाए, जब पॉलिसीज अमेरिका की देखी जाती हैं, जब टोनी बिल्कन और ऑस्टिन फ्लॉयड जैसे लोगों को कैबिनेट में देखा जाता है तो फिर नजर आता है कि बराक ओबामा इन चीजों को चला रहे हैं। और सारी तो दर हकीकत इस वक्त अमेरिका इज इन अ केओस, इस वक्त अमेरिका इज ऑन अ फ्री फॉल। और आज जो भी कुछ हो रहा है, जो दुख वाली बात यह है कि इसको प्रेसिडेंट बाइडेन भी देख रहे हैं, इसको प्रेसिडेंट शी भी देख रहे हैं, अमेरिकन एलाइज भी देख रहे हैं। मैं यहाँ पे ये अर्ज करना चाहूंगा कि नेटो की जो रिसेंट यहाँ पे समिट हुई है उसमें सबसे ज्यादा बौखलाहट देखी गई है साउथ कोरिया की, क्योंकि पुतिन साहब ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया है और वो उसको एज ए थ्रेट ले रहे हैं, परेशान है क्योंकि अमेरिका की लीडरशिप
ना अमेरिका को प्रोटेक्ट करने की सलाहियत रखती है, ना अपने एलाइज और अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की आप तो वहाँ पे दहाइयों से मौजूद हैं, कारोबार भी किया, सियासत भी की, वहाँ के सिस्टम को देखा भी, तो क्या ये आप समझते हैं कि ये क्राइसिस है अमेरिका में पहली मरतबा इस तरह होने जा रहा है? इससे पहले सियासी सूरत हाल और इस तरह से पेचीदगियाँ नहीं थी? देखिए, अमेरिकन सिस्टम, यहाँ पे जमहूरियत की हिस्ट्री 250 साल से ज्यादा है। अल्टीमेटली माजी में भी जमहूरियत में क्राइसिस आए हैं। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का मर्डर हुआ था, उस वक्त भी क्राइसिस थे। लेकिन दर हकीकत अभी रिसेंट हिस्ट्री में मैं समझता हूं इससे बड़ा सियासी बुहरान मैंने अमेरिका के अंदर नहीं देखा। मैंने इतनी ज्यादा डिवीजन नहीं देखी अमेरिका की, कि रेशियल बेसिस पे डिवीजन और पॉलिटिकल ओपिनियन आपकी इतने एक्सट्रीम पे जा चुकी है कि आरएनसी, जिसमें मैं परसों शाम को वहां से आया हूं, वहां पे एक बंदा उसने हमला दूसरे रिपब्लिकन पे किया 2 चाकू लेकर और उनको गोली मारी गई। एक आदमी AK-47 लेकर रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में घुसने की कोशिश कर रहा था, उसको पुलिस ने पकड़ा। तो दर हकीकत इस वक्त अमेरिका इज डिवाइडेड। मैं बल्कि ये भी एक मुबालगा राय नहीं होगी, अमेरिका का हर शहर इस वक्त गाजा बन चुका है, क्योंकि पुलिस इज डिमोरलाइज्ड। डिफेंडिंग पुलिस की मूवमेंट है। बराक हुसैन ओबामा साहब जो है वो प्रमोट करते हैं, कहते सेल्फ पुलिसिंग करें, अपनी हिफाजत खुद करें। पुलिस जो है, इसका एक मैं बताना चाहूंगा सर्वे आपको, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर 200 पुलिस हर महीने पुलिस वाले रिजाइन कर रहे हैं। शॉर्टेज ऑफ पुलिस है, पुलिस को कॉल करें वो आती नहीं। तो दर हकीकत बिल्कुल एक जिस तरह डेवलपिंग कंट्री होता है, जिस तरह कांगो या कीनिया या अफ्रीका, बिल्कुल उसी तरह का नक्शा पेश कर रहा है अमेरिका। आज लाचार नजर आता है। 25 मिलियन के लोग, इलीगल लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ चुके हैं। दर हकीकत उसके पीछे बराक ओबामा साहब का आइडिया ये है कि ये जो बाहर से इमिग्रेंट आएंगे, इनको हम ग्रीन कार्ड देंगे और ये वोट डालेंगे तो अमेरिका विल बिकम अ वन पार्टी रूल। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। यानी ये मुमकिन है अभी जो लोग आ रहे हैं, जो उनको इस तरह से आप कह रहे हैं वोटिंग राइट्स दे के वो समझते हैं कि इंतखाबात में इस तरह से उनको फायदा हो सकता है? बिल्कुल, मैं इस पे साथ आपको बताना चाहूंगा, बल्कि इंफॉर्मेशन इसकी देना चाहूंगा। न्यूयॉर्क के अंदर भी ये बिल पेश किया जा चुका है लेजिस्लेशन में कि ग्रीन कार्ड के ऊपर लोगों को वोटिंग राइट्स दिए जाए। चक शुमर जो सेनेटर है न्यूयॉर्क से, उन्होंने कांग्रेस के अंदर भी बिल पेश कर दिया है कि लोगों जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं उनको भी वोटिंग राइट्स दिए जाए। और ये तैयारियां बल्कि कर रहे हैं कि जितने लोग आए हैं इनको विदाउट किसी प्रोसेस जल्द से जल्द ग्रीन कार्ड के देकर इनको वोटिंग पूल्स पर लेके जाया जाए और अमेरिका को वन पार्टी रूल बनाया जाए। दिस इज व्हाट द डायरेक्शन इज, अ सोशलिस्ट कम्युनिस्ट एजेंडा। और उस पे दर हकीकत अगर देखा जाए तो ये चाइना वन पार्टी रूल से इम्प्रेस्ड है, जो लेफ्ट विंग इस वक्त माइंडसेट है। जो बाइडन साहब अपनी कैंपेन में कई दफा कह चुके हैं कि चाइना इज गुड फॉर अमेरिका। इनका लड़का हंटर बाइडन जो है वो कई चाइनीज कंपनीज के बोर्ड पे रह चुका है, बिलियंस डॉलर्स उनसे बना चुका है। तो दर हकीकत इस वक्त सिचुएशन जो है, इट इज नॉट दैट नॉर्मल और इट्स नॉट दैट इजी। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतते भी हैं तो इस अमेरिका को यूनाइट करना, रिफॉर्म करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 12 साल ओबामा साहब मेहनत करके अमेरिका को इस पॉइंट पर लेकर। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जनाब। एक शॉर्ट मोशन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे कि अमेरिकी इंतखाबात में मीडिया का किरदार क्या है। वेलकम बैक। तो क्या ये जो सारी इस वक्त सूरत हाल बनी है, आपको क्या लगता है कि मैं तो आपकी बातों से ये समझ पाया हूँ कि इस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है अमरीकी, वो भी शायद ट्रंप साहब को नहीं देखना चाहते वाइट हाउस में? डेफिनेटली देखें, उसमें एस्टेब्लिशमेंट घबरा जाती है जब कोई भी रिफॉर्मर आता है, कोई भी सियासतदान जब आता है। मैं कंपैरिजन एक छोटा सा पेश करना चाहूंगा कि इस वक्त जो बाइडन और जो आपके ओबामा है, जो बाइडन बिलखसूस में कहना चाहूंगा 50 साल से ज्यादा सियासत में, प्रैक्टिकल सियासत में आ चुके हैं। सेनेटर थे 50 साल से। एक सियासतदान जब 50 साल वॉशिंगटन डीसी में रहता है, उसमें और किसी ब्यूरोक्रेट और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई फर्क नहीं रहेगा। तो दर हकीकत दिस इज अ फ्लेवर ऑफ डेमोक्रेसी। और डोनाल्ड ट्रंप साहब का आइडियोलॉजी ये थी कि कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के ऊपर टर्म लिमिट लगाई जाए ताकि ये परमानेंट आके वॉशिंगटन डीसी का हिस्सा ना बन जाए। तो इसी तरह की कई थ्रेट्स मौजूद हैं। रिफॉर्म करना चाहते हैं और उसका इजहार कर चुके हैं। वो उन्होंने कहा है कि मैं IRS को खत्म कर दूंगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को खत्म कर दूंगा, और कई ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्ट थ्रेट इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ले रही है और वो अपना स्टेटस को जो है मेंटेन करना चाहते हैं।
मैं समझता हूँ, मैं बल्कि कल किसी जगह आई वाज इनवाइटेड एट द पब्लिक स्पीकिंग, मैं उनको बल्कि यहां तक मैंने कहा जो मुझे लगता है कि मे बी in the history of American democracy, this will be the last election, at least fair, free and legal election. मेरे ख्याल में अब देखें कि फ्यूचर हमारा क्या बनता है। अमेरिका इज ऑन अ फ्री फॉल, और देखा जाए तो पूरी दुनिया फ्री फॉल में है। जब से बाइडन साहब हैं, इनके रैकेट में जाएगा फॉल ऑफ काबुल, गाजा जल रहा है, यूक्रेन जल रहा है, ताइवान का कोई फ्यूचर नहीं है, अमेरिका को कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। तो ये सारा कुछ बैलेट पे है। देखते हैं कि अब आदर ये आप कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि ये आखिरी इंतखाबात होंगे जो अमेरिका में साफ शफाफ होंगे? ये भी, इस पे भी एक क्वेश्चन मार्क है। मैं उस पे ये कहना चाहूंगा कि पिछली डिबेट के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप साहब से ये क्वेश्चन किया गया था कि आप 2024 के इलेक्शन रिजल्ट को तस्लीम करेंगे, तो ये बिल्कुल जवाब उनका यही था कि अगर इलेक्शन फेयर, फ्री और लीगल हुए तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। यहाँ ये ऐड करना चाहूंगा कि कई इस वक्त सिटिंग सेनेटर्स अपने तहफुजात का इजहार कर चुके हैं, बिलखुसूस मार्को रूबियो। उन्होंने ऑन कैमरा कहा है कि वो 2024 के इलेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दर हकीकत अगर देखा जाए तो जहां जहां ब्लू स्टेट्स हैं, डेमोक्रेट स्टेट्स हैं, पिछली दफा मेल इन वोटिंग कोविड की वजह से एक वास्ट धांधली की गई, उसी तरह के खदशात आज भी मौजूद हैं। नहीं, क्या लगता है कौन से लूप होल्स हैं जहाँ से लगता है कि इतना अमेरिकी सिस्टम को चकमा दिया जा सकता है, धांधली की जा सकती है? वो क्या ऐसे पैमाना है आपका, या किस तरह से आपको महसूस हो रहा है कि ऐसा होगा? उसके मैं 3 एलिमेंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये है कि इलेक्शन जो होता है हर स्टेट, उसके अंदर इलेक्शन लॉज उनके बिल्कुल डिफरेंट अपने अपने होते हैं जी। तो यहाँ पे जो ब्लू स्टेट्स हैं, डेमोक्रेट जहाँ पे मेयर हैं, डेमोक्रेट गवर्नर हैं, एक तो वहां पे धांधली का खदशा है। दूसरा, अमेरिका के अंदर मेल इन वोटिंग आज भी अभी भी हो रही है। तीसरा इस पे ये है कि वाहिद एक कंट्री है मैं समझता हूं जहां किसी का कोई आईडी नहीं देखी जाती, ना ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी नहीं, कोई शिनाख्ती कार्ड वगैरह नहीं देखा जाता। तीसरा धांधली है। चौथा, उसके अंदर धांधली का एलिमेंट उसमें ये आता है कि इलेक्शन जो है वो मुसलसल 3-3, 4-4 दिन चलते रहते हैं। बहाना किया जाता है कि मेल इन वोटिंग। मैं खुद एक कांग्रेसमैन जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, मेरी खुद उनसे मुलाकात हुई, वो उन्होंने मुझे बताया कि वो 1 लाख वोट, जब इलेक्शन वाली शाम को वो 1 लाख लीड पर थे, लेकिन 4 दिन के बाद वो इलेक्शन हार चुके थे। तो दर हकीकत ये सारे इश्यूज यहाँ पे हो रहे हैं, और मैं ये अकेला नहीं कर रहा हूँ, मुसलसल रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल इन चीजों, इन खदशात का इजहार कर रहे हैं। ये खदशात सिर्फ आपकी पार्टी की तरफ से हैं, या डेमोक्रेट्स में भी कुछ लोग तो होंगे जो ये इस पे बात कर रहे होंगे? देखें, ये दिस इज अ बाई पार्टिजन इशू, लेकिन इन सारी चीजों का फायदा डेमोक्रेट पार्टी को होता है, और उन्हें तजर्बा हो चुका है कि इनको इस्तेमाल किस तरह करना है इन लूप हूप्स को। तो अल्टीमेटली इस पे ज्यादा शोर जो है, वो ज्यादा बातें इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी कर दी। और अगर देखा जाए तो पिछला इलेक्शन जो है वो रिपब्लिकन पार्टी ही समझती है कि दे लॉस्ट दिस इलेक्शन ड्यू टू द मेल इन वोटिंग, और दूसरे जो जिस तरीके से फ्रॉड किया गया है, तो इस वक्त ज्यादा शोर रिपब्लिकन पार्टी से उठ रहा है कि ये इस पे आईडी होनी चाहिए, इसका शाम को रिजल्ट देना चाहिए, और उसके बाद इसको फेयर, लीगल और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये तो मुझे बिल्कुल पाकिस्तान की सी सूरत हाल लग रही है। बिल्कुल इससे पहले खदशात और लोगों के जज्बात इस तरह से हैं, ऐसे ही लग रहा है जैसे अमेरिका की बात नहीं हो रही, पाकिस्तान में भी इस तरह की खदशात और फिर बाद में रिजल्ट्स भी यही इसी तरह के आते हैं। मैं बिल्कुल टोटली एग्री करूंगा बड़ा साहब। कई दफा मैं खुद समझता हूं कि जिन चीजों से घबरा के भाग कर मैं यहाँ आया था, वो दे हैव फॉलोड मी इन द यूएस। करप्शन और जिस तरीके से लॉलेस, जिस तरीके से जुडिशरी आजकल मैं यहाँ पे हालात देख रहा हूँ, मुझे बिल्कुल पाकिस्तान का ही नक्शा लगता है। 19-20 के फर्क रह चुका है मेरे ख्याल। तो ये जो ट्रंप को सजा और उनके ऊपर केसेस और फिर इस तरह से, इसकी जारी बात है मीडिया, एक ट्रायल भी होता होगा, मीडिया कवरेज होती है, कोई नेगेटिविटी जो है किसी भी कैंडिडेट के बारे में, उसका बड़ा असर होता है इलेक्शन में। इसी तरह फिर ये वाला इशू हुआ, कातलाना हमला हुआ। तो क्या इन दोनों जो मराहिल है उससे निकल के उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ, कमी हुई? क्या आम लोग क्या सोच रहे हैं अमरीकी केसेस के बारे में? थोड़ी सी चीज अर्ज करना चाहूंगा आपके देखने वालों के लिए जी, कि 3 साल लॉ एंड ऑर्डर को कुछ नहीं हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नहीं थे। 3 साल उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाए गए। जो ही उन्होंने प्रेसिडेंसी अपनी डिक्लेयर की कि वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं,
जो ही व्हाइट हाउस ओबामा और बाइडेन ने उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ देखा तो 90 से ज्यादा चार्जेस हैं। चार्जेस हैं कहां पे? अपनी ब्लू स्टेट न्यूयॉर्क में, जहां पे उनका मर्जी का प्रोसिक्यूटर है, मर्जी का जज है, मर्जी की जूरी है। तो इन सर्कमस्टांसेस में सियासी इंतकाम का अगर बयान ना किया जाए, ना कहा जाए, तो फिर क्या कहा जाए? और उसके बाद उनके ऊपर चार्जेस, डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी मुसलसल स्पीचेस में कह चुके हैं कि आज वो अल कपून, यहाँ पे एक शिकागो के बहुत बड़े गैंगस्टर होते थे, बहुत बड़ा उनका माफिया था, उनसे ज्यादा चार्जेस हैं। लेकिन इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी और ओबामा को नुकसान ये हुआ है कि जब आप इस भरपूर तरीके से किसी के खिलाफ जाते हैं तो सियासी इंतकाम नजर आता है और उसमें आप विक्टिम बन जाते हैं, लोग उसको आप सिंपैथी वोट लेते हैं। आज अगर देखा जा रहा है, इस कातलाना हमले के बाद नजर आ रहा है, पूरा अमेरिका देख रहा है कि किस तरीके से सिस्टम एक मकबूल सियासी कैंडिडेट को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। तो दर हकीकत अगर देखा जाए, और दूसरा यहाँ पे लीगली डोनाल्ड ट्रंप साहब हैज अ राइट टू रन फॉर पब्लिक ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंसी। यहाँ तक हम सोचते रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जेल चले जाएंगे तो वहां से भी इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि इस वक्त अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज, नॉट ओनली इन अमेरिका, इट्स इंटरनेशनल फिनोमेना। अब देखें जमहूरियत का फ्यूचर क्या है। 2024 के इलेक्शन जो होंगे बड़े डिसाइसिव इलेक्शन होंगे, ये जमहूरियत का मुस्तकबिल को डिटरमिन करेगा। पूरी दुनिया में के अंदर जो एक वैक्यूम क्रिएट हो चुका है अमेरिकन पावर वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से, और उस वैक्यूम को रशिया और चाइना फिल करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर डिसीजन हो। आपको भी लगता है कि यानी ऐसा भी कोई स्टेज आ सकती है कि बिल को, ट्रंप को जेल की तरफ रवाना कर दिया जाए, या ऐसी कोई स्टेज आ जाए? नहीं, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट कुछ डिसीजन हैं जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप सब जेल नहीं जाएंगे, चार्जेस लगेंगे, केसेस उनके चलते रहेंगे, लेकिन इलेक्शन को 5 नवंबर तक जो है मेरा नहीं ख्याल कि उनको जेल के अंदर ले जाया जाएगा। यही एक अवाम की ख्वाहिश भी यही थी कि बैलेट डिसाइड करे कि आइदर व्हाट इज हिज फ्यूचर एंड व्हाट इज, यानी कोई कानूनी पेचीदगी नहीं है, उनको सदर बनने से कोई आइन कानून नहीं रोक सकता किसी भी तरह इन केसेस की मौजूदगी में? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि जिन एक दो केसेस के ऊपर जो डिसीजन लिए गए हैं वो भी अपील चल रही है उनकी। मेरे ख्याल में लगता है कि अगर इलेक्शन फेयर और फ्री हुए तो नोबडी कैन स्टॉप डोनाल्ड ट्रंप टू बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जनाब, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। तो आप जिस तरह RNC में गए, लीडरशिप से सारी मिले, फिर ट्रंप साहब का ये भी देखा आपने, उनको गोलियां लगी, उसके बाद भी उनकी तकरीर भी सुनी, मुलाकात भी हुई, और आपने बताया कि एक हफ़्ता पहले आपको उनके साथ गुजारने का मौका मिला। तो क्या आप समझते हैं कि वो ख़ुद क्या बताते हैं या अपने जज्बात का इजहार करते हैं कि उनसे दौरान हुकूमत कुछ गलतियाँ हुई जो वो दोबारा रिपीट नहीं करना चाहेंगे? बिल्कुल, उन्होंने जो मैं देख रहा हूँ उनकी पब्लिक स्पीकिंग से देख रहा हूँ कि जिस तरीके से पहले वो तनकीद का निशाना बनाते थे, जिस तरीके से वो आप स्क्रिप्ट जाके चीजें कह देते थे, कई चीजें इस दफा मैं उनमें नहीं देख रहा हूँ। और बिलखुसूस जो मैंने 2 दफा मेरी मुलाकात उनसे हुई, एक दफा RNC के ऊपर मुलाकात सरसरी से, उससे पहले जब मैंने एक पूरा हफ्ता उनके साथ ट्रैवल किया है उसमें काफी दफा मैंने बात की, और मैं मुसलसल उनकी स्पीचेस सुनता था, मैं मुसलसल उनकी पब्लिक लोगों के साथ जो इंटरेक्शंस थी वो देखने की कोशिश करता था, उनका माइंडसेट पढ़ने की कोशिश करता रहा हूं ताकि मैं अंडरस्टैंड कर सकूं कि व्हाट इज द फ्यूचर, और उनकी प्रोडक्ट को मैंने लोगों को कन्विंस करना होता है। तो मैंने देखा है कि ही हैज बिकम मोर मैच्योर, और उनके आसपास भी लोग अब बिल्कुल दे आर नॉट लाइक बिफोर। मैं समझता हूं कि नाउ अमेरिका विल बी ऑन द राइट ट्रैक। उन्होंने जो 2-3 अभी रिसेंट स्टेटमेंट्स दी हैं, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ नेशनलिस्ट मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। वो ये नहीं बात करते कि मैंने दुनिया को ग्रेट अगेन करना है, नेशनलिस्ट है। अगले दिन उन्होंने ताइवान के हवाले से बयान दिया। इस वक्त नेटो नर्वस है, इस वक्त सारी दुनिया नर्वस है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे, एनवायरमेंट का क्या होगा। जो $1 बिलियन इस वक्त जो मैं समझता हूँ मेरा ब्लड एंड स्वेट है एज एन अमेरिकन टैक्स पेयर, यूक्रेन और दुबई जा चुका है। यूक्रेन के बहाने $100 बिलियन दिया जा चुका है यूक्रेन को, हालांकि जंग ये यूरोप की है, लेकिन करप्शन है, मुसलसल करप्शन है। अमेरिका के अंदर इस वक्त जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बहुत स्ट्रांग है, पॉलिटिक्स में भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा पैसा वो पंप करते हैं सियासत के अंदर। तो मैं समझता हूं कि अमेरिका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपलिंग है। यहाँ पे कोई नया एयरपोर्ट पिछले 20 साल में नहीं बना, कोई नई हाईवे यहाँ पे नहीं बनी पिछले 20 सालों में।
तो अमेरिका को अपने बॉर्डर को सिक्योर करना होगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देना होगा। तो दैट्स व्हाट द एजेंडा ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इज, टू रिस्टोर द प्रेस्टीज एंड डिग्निटी ऑफ अमेरिका। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि बराक हुसैन ओबामा साहब अपने पीरियड में जब सऊदी अरेबिया जाते थे, उनको रियाज का मेयर रिसीव करता था। दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल लेवल एन अमेरिकन प्रेसिडेंसी कैन गो, और आज भी उन्हीं जगह पे खड़ी है। लोग, मैंने जिस तरह बताया है कि रोजाना जो लतीफे बनाते हैं बाइडेन साहब, कहना कुछ होता है, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं। प्रेसिडेंट शी और पुतिन सारा कुछ ये देख रहे हैं और बल्कि इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो मुसलसल बार बार इस चीज को रिपीट करते हैं कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो दुनिया में इतनी जंगें ना होती। मैं टोटली इस चीज में बिलीव करता हूं कि ईरान को सपोर्ट किया, वो सारे का सारा पैसा ईरान से हमास और हिजबुल्लाह के पास गया, और उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने फायदा उठाया इनकी वीक फॉरेन पॉलिसी का, और उन्होंने यूक्रेन पे हमला किया, और इसी तरह से चाइना भी इस वैक्यूम। तो आप कह रहे हैं कि अगर ट्रंप सदर बनते हैं तो फिर दुनिया में जो जंगों की तरफ बढ़ रही है दुनिया, वो ऐसा कुछ नहीं होगा? देखिए, आज की बात मैं आपको रिसेंट बताना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट ओरबान जो इस वक्त यूरोपियन यूनियन के सदर हैं, उन्होंने यूक्रेन की जंग के खात्मे के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब से कंसल्ट करना शुरू कर दिया है। और दूसरा, बिल्कुल मैं इस चीज पे फर्मली बिलीव करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे तो दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट, इस वक्त सारा कुछ जो कुछ हो रहा है इस वक्त दुनिया में, जितनी भी आग लगी हुई है, वो ड्यू टू अ वीक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है। हर इंसान इस वीक फॉरेन पॉलिसी का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका, मैं यहाँ आपके देखने वालों को ये जरूर बताऊंगा, पहले 4 सालों के अंदर हर प्रेसिडेंट अमेरिका के अंदर अपना डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस कराता है। जो प्रेसिडेंट ट्रंप का डॉक्ट्रिन था, अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, उसका मकसद ये था कि पेंटागन स्ट्रांग होना चाहिए, डिफेंस बजट बढ़ाएंगे, स्पेस इन्होंने फोर्स बनाई थी, उस पर तवज्जो दी जाएगी। जब पेंटागन स्ट्रांग होता है, फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट किया जाता है, अपने एलाइज को प्रोटेक्ट किया जाता है, अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। जब ये सारी चीजें टेबल पर आएंगी तो सारे रशिया और चाइना वापस अपने अपने कैंप्स में चले जाएंगे, और मैं समझता हूँ कि दुनिया, द वर्ल्ड विल बी इन अ बेटर प्लेस। अच्छा, ये अब जो सारी आप बता रहे हैं कि मीडिया का वहाँ पे क्या किरदार है इस वक्त? अमेरिकी मीडिया, क्या आपको लगता है कि वो जानिबदार है या गैर जानिबदार है? क्योंकि ये ट्रंप को ही शिकायतें रही हैं कि मेरी जब पहली मरतबा भी वो सदर बनने जा रहे थे तो मीडिया की अक्सरियत जो थी वो यही दावा कर रही थी कि वो नहीं बन पाएंगे, लेकिन वो फिर बने। तो इस मरतबा क्या सूरत हाल है? मीडिया को किस तरह से देख रहे हैं आप, अमेरिकी मीडिया को? बड़ा साहब, मीडिया जो है, इसको अगर आज डिफाइन किया जाए तो दिस इज नॉट जर्नलिज्म, दिस इज कॉल्ड द मीडिया एंटरप्राइज। आज जितने चैनल यहाँ पे अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, उनको ओन करती हैं कॉर्पोरेशंस, और उनके अपने पिछले फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं उनके पीछे। CNN इतना जानबदार है कि कुछ लोग उसको कहते हैं कम्युनिस्ट न्यूज नेटवर्क, कुछ लोग उसको कहते हैं क्लिंटन न्यूज नेटवर्क। तो जानबदारी है। एक CNN अपना नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करता है और फॉक्स चैनल एक साइड पे है। तो दर हकीकत देखा जाए, आज भी व्हाइट हाउस को, बाइडन को, ओबामा को, आज भी CNN और ABC, NBC सारे उनको शील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। नॉन स्टॉप एंटी डोनाल्ड ट्रंप प्रोपेगेंडा मशीन्स जो है वो चल रही हैं। इसी वजह से अब ज्यादातर अमेरिकन अपनी इंफॉर्मेशन इन चैनल से नहीं लेते। सोशल मीडिया की राइज की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि लोग अपनी इंफॉर्मेशन नाउ दे आर गेटिंग फ्रॉम देयर ओन सोर्सेज। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो आज भी आप अगर व्हाइट हाउस की, पेंटागन की प्रेस ब्रीफिंग देखें तो उसके अंदर जितने जर्नलिस्ट होते हैं वो अपने अपने मर्जी के, अपने अपने चैनल्स के अलाइनिंग के हिसाब से क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो अनफॉर्चुनेट, मेरे ख्याल में जमहूरियत जो जिस जगह पे आज खड़ी है, उसमें सबसे बड़ी जो थ्रेट है, सबसे ज्यादा जिसने इसमें अपना हिस्सा डाला है, वो मीडिया एंटरप्राइज है। और ये नॉट ओनली इन अमेरिका, ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेरे ख्याल में ये फिनोमेनन इज एन इंटरनेशनल क्राइसिस फॉर डेमोक्रेसी। चलिए, आप ज़रा थोड़ा पाकिस्तान की तरफ आते हैं। यहाँ पर तो एक बड़ी तादाद है वो देख रही है कि जी ट्रंप आएंगे सदर के तौर पे तो यहाँ पर बानी PTI इमरान खान जो हैं वो रिहा हो जाएंगे और उनके लिए आसानियाँ, बल्कि उनकी हुकूमत आ जाएगी। तो यहाँ पर 2 पाकिस्तानी में तब्दीलियाँ आ रही हैं। एक तो चीफ जस्टिस साहब चेंज होंगे अगले आने वाले महीनों में, इसी तरह नवंबर में अमेरिकी इंतखाबात है। तो ज़्यादा उम्मीदें डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई हैं। तो आप उनके मशीर के तौर पे या रिपब्लिकन रहनुमा के तौर पे क्या देख रहे हैं? ऐसा कुछ होगा वाकई? देखिए, रिसेंट जो चीजें मैंने देखी है, बड़ा साहब, मैं उस पर अफसोस का इजहार करना चाहूंगा। अफसोस इस बात का है कि अमेरिका के अंदर, अमेरिकन जो हमारे पाकिस्तानी डायस्पोरा है,
जिस तरीके से ये मुसलसल सो कॉल्ड जिहाद कर रहे हैं, क्योंकि मुर्शिद साहब ने फरमाया है ये सियासत नहीं जिहाद है, तो उसमें मैं बता, जिस तरीके से रेजोल्यूशंस, जिस तरीके से कांग्रेसमैनों को पैसे दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से मुख्तलिफ हथकटे हैं, मैंने इसमें से क्या सीखा है? सबसे पहला सबक मैंने ये सीखा है, मेरी ख्वाहिश है काश ये मेरे पाकिस्तानी भाइयों ने कभी पाकिस्तान को इतना प्रमोट किया होता, बजाय एक फर्द वाहिद को इतना प्रमोट किया होता। काश पाकिस्तान के लिए भी ये लॉबी करते हैं। पहला दुख तो इस बात में। और दूसरा, उसमें मैंने ये देखा है, मेरा ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे 6 जनवरी, बल्कि पाकिस्तान के अंदर ज्यादा इश्यूज हैं, वो इसी वजह से लॉ एंड ऑर्डर के हालात बहुत खराब हैं। 9 मई के जो लोग हैं उनको सजाएं नहीं दी गई, उनके आज भी कोई पता नहीं है कि उनके केसेस कहां चलेंगे। आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो 6 जनवरी को ये जो सो कॉल्ड कहा जाता है कि कैपिटल हिल पे हमला हुआ है, लोगों को 18 साल की सजाएं दी जा चुकी। मेरा ये क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन होगा, आज अगर शहबाज शरीफ साहब जो बाइडेन को खत लिखें कि 6 जनवरी के लोगों को जेलों से निकाल दिया जाए, इज इट पॉसिबल? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपका क्या ख्याल है कि दिस इज हाउ द स्टेट्स ऑपरेट, दिस इज हाउ द स्टेट्स वर्क, इंटरवीन करते हैं उनके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर? लेकिन दुख के साथ कहूंगा कि आपके बड़े बड़े सियासतदान, जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने ये मुसलसल कहा है, एक बल्कि मैं उसका कोट करना चाहूंगा कि एक कॉल आएगी, खान साहब बाहर निकलेंगे। हाँ, यही तासुर है कि एक कॉल के बाद बाहर होंगे खान साहब। और जिस सियासतदान ने वो कहा है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत पढ़े लिखे हैं। क्या ख्याल है कि ये कॉल इस तरह होनी चाहिए? होगी? बिल्कुल नहीं। माजी में हुई है इस तरह की कॉल, लेकिन फिर उसमें मैं दुख के साथ कहूंगा, मैं खुद पाकिस्तानी हूं, किस खूबसूरती के साथ 25 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाया गया, साइफर लहराया गया, 65 जलसे किए गए, और फिर उसी हुकूमत उसी मुल्क के कदमों में पड़े हैं आज और उनकी मिन्नतें कर रहे हैं। कभी कांग्रेसमैन को इल्जाम लगाया जाता था इन्होंने रजीम चेंज कराई है, आज यहाँ पे करोड़ों डॉलर उनके ऊपर बारिश कर रहे हैं। कभी रेजोल्यूशन क्या था, मैं वो भी आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा। रेजोल्यूशन ये था कि हम पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और इंसानी हकूक को प्रमोट करेंगे, तभी हर कांग्रेसमैन ने उस पर वोट डाला। इन्होंने उसके अंदर अपनी अमेंडमेंट करके नहीं जी खान साहब के बारे में। मैं बल्कि आज दुख के साथ ये कहूंगा कि आपने पाकिस्तान के अंदर 5 स्टार जेलें इंट्रोड्यूस करा दी, आप कुछ भी नहीं बना सके, जेलें 5 स्टार बना दी हैं। वहीं से इंटरव्यू भी लोग देते हैं, वहीं सारा दिन जलसे भी हो रहे हैं, डेली मीडिया कवरेज भी हो रही है, एक्सरसाइज जिम भी आपने बना दी है। उसके बाद आपने एक पूरा एक मैं हैरान हूं कि ठीक है। मैंने प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, सिर्फ आखिरी बात ये बताते जाइए कि आप क्या समझते हैं कि ट्रंप कोई इस तरह से मुदाखलत करेंगे जीतने के बाद पाकिस्तान की इस इशू पे, या कुछ ऐसा होगा? एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली वजह ये है, एब्सोल्युटली नॉट। उसकी वजह ये मैं अर्ज करना चाहूंगा कि दिस इज नॉट हाउ द सुपर पावर्स बिहेव और दिस इज नॉट हाउ दे एक्ट। मेरे ख्याल में आज भी अमेरिका के रिलेशनशिप स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ बिल्कुल ठीक है। आपके आर्मी चीफ साहब का पिछला दौरा वाज वेरी सक्सेसफुल, और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप और स्टेट ऑफ अमेरिका दे आर डूइंग वंडरफुल। और यही फ्यूचर के अंदर भी यही होगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के रिलेशनशिप विल बी विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। चले बहुत शुक्रिया साजिद तारिर साहब, जिस तरह से आपने हमारी रहनुमाई की है, खासतौर पर अमरीकी इंतखाबात के हवाले से। इंशाल्लाह आपको फिर भी जहमत देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।